बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, मतलब संधारित्र को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का हो सकता है। तो सबसे जो पहला होता है वो क्या होता है, श्रेणी क्रम का संयोजन होता है, और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं समांतर क्रम। ठीक है, इसी समांतर क्रम को दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है पार्श्व क्रम। ठीक है, तो चाहे उसे आप पार्श्व क्रम कहें चाहे उसे समांतर क्रम कहें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम का संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम का संयोजन सबसे पहले इसे देख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कि एक संधारित्र है, एक संधारित्र में बच्चों दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, ये पहला संधारित्र है। ठीक है, इसकी पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। तो इस संधारित्र की जो है मान लीजिए पहला प्लेट लिया और इसका क्या लिया आपने, दूसरा प्लेट लिया, और इसकी अपनी कुछ धारिता होगी वो क्या है, C1। ठीक है, एक संधारित्र हमारा हुआ। अब ये संधारित्र की पहली प्लेट और ये संधारित्र की दूसरी प्लेट। अब जब जो दूसरी संधारित्र होगी इसकी धारिता क्या होगी, C2 होगी। वो उस संधारित्र का जो पहला प्लेट है, इस संधारित्र का जो पहला प्लेट है वो पहले वाले संधारित्र के दूसरे प्लेट से जुड़ा हुआ है। ये जो पहला संधारित्र है हमारा, पहला संधारित्र C1, इसकी दूसरी प्लेट से दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट जुड़ा हुआ है। तो जब इस तरह का संयोजन होता है तो उसी संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम का संयोजन। अब मान लीजिए तीसरा संधारित्र आ गया, इसका नाम क्या है, C3, इसकी धारिता है। तो अगर ये तीसरा संधारित्र है तो इसकी ये पहली प्लेट है और ये क्या है, दूसरी प्लेट। अब देखिए इसकी जो पहली प्लेट है दूसरे संधारित्र के दूसरे वाले संधारित्र के दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई है। यही क्रम क्या होगा, इसका श्रेणी क्रम का संयोजन होगा। यानी कि श्रेणी क्रम के संयोजन में होता क्या है, श्रेणी के क्रम के संयोजन में ये होता है कि जब एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, जब एक संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा हुआ हो तो ये क्रम कहलाता है, इस तरह का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम का संयोजन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि श्रेणी क्रम के संयोजन में इस तरह से इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस संयोजन के लिए अगर आप किसी युक्ति से क्या करते हैं, इसको आवेश देते हैं। ठीक है, तो वो आवेश क्या होगा, इस पहले प्लेट पर क्या आएगा, जो पहली संधारित्र है उसके पहले प्लेट पर आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर +Q कूलाम का आवेश देते हैं, इस पूरे प्लेट पर +Q कूलाम का आवेश दे रहे हैं, तो इस दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण से -Q कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग ऐसे अर्थ से धारिता बढ़ाने के लिए आपको पता है पृथ्वी से ऐसा जोड़ दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जब पहले प्लेट को हम +Q कूलाम का आवेश देते हैं, कैसा आवेश देते हैं, +Q कूलाम का ऐसे आवेश देते हैं, तो प्रेरण के कारण से दूसरी प्लेट का जो अंदर वाली सतह होता है उस पर कितना आवेश आ जाता है, -Q कूलाम का आवेश आ जाता है। तो इस तरह से पहला संधारित्र क्या हो गया, आवेशित हो गया। अगर आपने इसे +Q कूलाम का आवेश दिया तो दूसरी प्लेट पर क्या हो जाएगा, -Q कूलाम का आवेश प्रेरित हो जाएगा। अर्थात ये जो दूसरा प्लेट देख रहे हैं, अब ये दूसरी प्लेट से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े होने के नाते इसके सारे ऋण आवेशों को इधर खींच लेता है, इधर खींच लेता है। जितना इधर प्लस आवेश होता है उतना यहाँ पर माइनस प्रेरित होता है। तो जब माइनस प्रेरित आवेश होगा तो इसका ऋण आवेश सब इधर चलाएगा, इधर चलाएगा। जितना इधर प्लस रहेगा उतना यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जब इसके भी ऋण आवेश इधर चले जाएंगे तो इधर कौन सा आवेश बचेगा, प्लस बचेगा। जितने इधर ऋण जाएंगे उतने इधर क्या बचेंगे, प्लस बचेंगे। ठीक है, प्लस आवेश आ जाएगा। तो इस तरह से अब दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट +Q कूलाम के आवेश से आवेशित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जितना ये प्लस से रहेगा उतना ही ये माइनस से आवेशित होगा। ठीक है, माइनस से क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण से सारे ऋण आवेश, इसके कारण से जितना इधर धन आवेश है उतना इधर क्या आ जाएंगे, ऋण आवेश। तो इस प्लेट पर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से क्या होगा, अब ये धन आवेश है तो प्रेरण के कारण से इस पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। जितना इस पर धन होगा उतना ही इस पर ऋण होगा। तो जितने भी जो है इसके ऋण आवेश हैं, जितने धन आवेश उसके नाते ऋण आवेश प्रेरित होगा। तो जो घटना अभी तक यहाँ पर घटी हमने बताया कि इसके प्रेरण के कारण से क्या हो जाएगा, ऋण आवेश आवेशित हो जाएगा। तो ये धन ऋण को खींचेगा तो ऋण आवेश जो है इधर की तरफ में आएंगे। तो यहाँ पर कैसा पेश आ जाएगा, प्लस। जितने इधर ऋण आएंगे उतने इधर प्लस आएंगे। सेम यहाँ भी वही होगा, जितने इधर धन है उतने ही इधर क्या आ जाएंगे, ऋण आ जाएंगे। तो उतने ही अगर इधर ऋण आ जाएंगे तो इस प्लेट पर कौन सा आवेश आ जाएगा, उतना ही इस पर धन आ जाएगा और उतना ही इस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा बच्चों।
तो हमने क्या देखा कि जब हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं और उन्हें आवेशित करते हैं, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा कैसी रहती है, बराबर रहती है। आवेश की मात्रा बराबर रहती है, ठीक है। इस पर प्लस क्यू और इस पर क्या है माइनस क्यू, तो उतना ही आवेश यहाँ भी आएगा, ठीक है। जितना धन उतना ही ऋण, जितना धन उतना ही ऋण। यानी कि हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जब संधारित्रों को आवेशित किया जाता है तो प्रत्येक संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और आप धारिता का फार्मूला जानते हैं। धारिता का फार्मूला C इक्वल टू क्या है, Q/V होता है। C इक्वल टू Q/V होता है। अब इसके अनुसार क्या है, जैसे मान लीजिए इसका आवेश Q और इसकी धारिता क्या है, C1 है। इस पर भी आवेश Q का है, इसकी धारिता क्या है, C2 है। आवेश Q और इसकी धारिता क्या है, C3 है। तो इस फार्मूले के अनुसार इसका विभव, अगर इसका जो है इसकी धारिता C1 है तो इसका विभव क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। विभवांतर इसका क्या हो जाएगा, V1, ठीक है। इसी तरह से इसकी धारिता अगर C2 है, इसका विभवांतर V1 हो गया और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V2, और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V3। तो पहले संधारित्र का जो विभवांतर है वो क्या है, V1, और दूसरे संधारित्र का जो विभवांतर है वो क्या है, प्लेटों के बीच का जो विभवांतर वो क्या है, V2, और तीसरे का क्या है, V3, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ से यहाँ तक का कुल विभवांतर देखा जाएगा तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब पहले संधारित्र की धारिता इस फार्मूले के अनुसार पहले की धारिता क्या लिखी जाएगी, Q/V1, और दूसरे की क्या लिखी जाएगी, C2 इक्वल टू Q/V2, और तीसरे की क्या लिखी जाएगी, इसी प्रकार से C3 इक्वल टू Q/V3 हो जाएगी, ठीक है। अब हमको पता है कि इसका विभवांतर V1, V2, V3, तो कुल विभवांतर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो कुल विभवांतर है, कुल अगर विभवांतर निकाला जाए तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल विभवांतर V1, V2 प्लस V3 हो जाएगा। और हमको पता है कि जो है इस फार्मूले के अनुसार C1 का मान ये है, C2 का मान ये है, C3 का मान ये है। तो अगर इन मानों को इसी समीकरण में रख दिया जाए, तो आप लिख सकते हैं कि B बराबर, अब देखिए V1 का मान क्या है, Q/C1, इसी तरह से V2 का मान क्या है, Q/C2, V3 का मान क्या है, Q/C3। अब इस समीकरण में Q जो है कॉमन है, अगर Q कॉमन है तो वहाँ 1/C1, 1/C2 और ये 1/ क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 1/C3 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन इसे रहने दीजिए। और अगर अब एक काम हम करें कि मान लीजिए कि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ही संधारित्र लें। कैसे कितना संधारित्र लें, केवल एक संधारित्र लें जो इन बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ हो, केवल एक ही संधारित्र हो, इन बिंदुओं के बीच में केवल एक संधारित्र जुड़ा हुआ हो, ठीक है। उस संधारित्र पर भी प्लस Q कूलाम का अगर आवेश दिया जाता है, कितने का दिया जाए, मान लीजिए संधारित्र की पहली प्लेट और संधारित्र की दूसरी प्लेट और एक इससे जुड़ी है अर्थ से, ठीक है। तो अगर इस पर भी उतना ही आवेश दिया जाए, प्लस Q कूलाम का आवेश दिया जाए, तो दूसरे प्लेट पर कितना आवेश आएगा, -Q कूलाम का आवेश आएगा। तथा इसका विभवांतर कितना हो, V हो, इसका विभवांतर कितना हो, V हो। जितना इन तीनों का विभवांतर है V, ठीक है, उतना इसका विभवांतर क्या हो, V हो। जब Q कूलाम का आवेश दिया जाए तो इसका विभवांतर कितना हो, V हो। तो उस समय इस संधारित्र की धारिता क्या लिखी जाएगी, तो इस समय इस संधारित्र की धारिता लिखी जाएगी C बराबर Q/V लिखी जाएगी, क्योंकि Q कूलाम का आवेश दिया गया और विभवांतर कितना आ गया, इन तीनों के बराबर आ गया। तो इसकी धारिता हो जाएगी C इक्वल टू Q/V हो जाएगी, हमारा समीकरण नंबर 3। तीनों के स्थान पर यदि एक ऐसा संधारित्र लें जिसे Q कूलाम का आवेश दिया जाए, और उसके सिरों का विभवांतर कितना हो, इस V के बराबर हो, तब उसकी धारिता लिखनी पड़ेगी हमको C इक्वल टू Q/V लिखनी पड़ेगी। या यहाँ से क्या है, अगर हमें V जानना है तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू C हो जाएगा। ये नेक्स्ट वाला समीकरण हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये जो समीकरण नंबर 2 और ये जो समीकरण नंबर 3 है, कैसे हैं, बराबर हैं। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 क्या है, बराबर हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर हम तीनों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र ले रहे हैं, ठीक है, जिसे Q कूलाम का आवेश देने पर उसके सिरों का विभवांतर क्या होता है, V के बराबर हो जाता है, तो इस वाले संधारित्र को हम लोग तुल्य संधारित्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तुल्य संधारित्र, इन तीनों के बराबर होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 2 और 3 को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा Q इंटू सी बराबर Q 1/C, एक मिनट, C इक्वल टू Q/V है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर C इक्वल टू क्या है, Q/V है, हमें V चाहिए ना, तो V बराबर हो जाएगा Q/V हो जाएगा, ये समीकरण पर। और ये जो धारिता है ये तुल्य धारिता कहलाएगी, इन तीनों के स्थान पर जो है 3 के बराबर है। अब ये समीकरण को हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा Q/C इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बच्चों। इस तरह से Q से Q कैंसिल हो जाएगा और तुल्य धारिता आ जाएगी 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है बच्चों, तो तुल्य धारिता हुई 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इस संयोजन से पता लग रहा है कि जो तुल्य धारिता होगी, ठीक है, तुल्य धारिता जो होगी इस प्रकार के संयोजन में जो सबसे जो ज़्यादा वाले होगा उससे भी कम इसकी धारिता होगी, उससे भी कम इसकी धारिता होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का संयोजन क्यों किया जा रहा है? इस तरह का संयोजन इसलिए किया जाता है परिपथों में जब हमको उसकी धारिता घटानी हो। परिपथ में क्या हो, धारिता घटानी होती है तो संधारित्रों का कैसे संयोजन करते हैं, श्रेणी क्रम का संयोजन करते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है, जब भी समांतर क्रम में जो है संधारित्रों को जोड़ा जाएगा तो प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश की मात्रा होगी वो कैसी होगी, समान। विशेषता इसकी है कि श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रत्येक संधारित्रों पर आवेश की मात्रा कैसी होती है, समान। ठीक है, और हर एक संधारित्रों का विभवांतर कैसा होता है, अलग अलग होता है, परंतु उन पर आवेश की मात्रा कैसी होती है, समान होती है। और तुल्य धारिता कैसी होती है, सबसे ज़्यादा वाले से भी कम होती है। जब तुल्य धारिता निकलती है तो सबसे ज़्यादा वाला जो उसमें रहेगा, जैसे 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड की इसकी धारिता है, तो जो इसकी तुल्य धारिता आएगी वो 3 वाले से भी कम आएगी। ठीक है, जब हमको धारिता कम करनी होती है तो हम इसी प्रकार का संयोजन करते हैं बच्चों। अब श्रेणी क्रम के संयोजन के बाद जो है हमें करना है समांतर क्रम का संयोजन। समांतर क्रम, तो इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए एक संधारित्र ये है जिसकी धारिता क्या है, C1, और दूसरा संधारित्र क्या है, ये दूसरा संधारित्र, इसकी धारिता क्या है, C2, और ये तीसरी संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, C2, और ये क्या है, C3 है। अब इस सब संधारित्रों की ये पहली प्लेट है और ये क्या है, दूसरी प्लेट, पहली और ये दूसरी, पहली और ये दूसरी। जब पहली प्लेट किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, जब पहली प्लेट किसी एक बिंदु ए से जुड़ा हुआ है और दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु क्या हो, बी से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी समांतर क्रम का संयोजन। अब इसे यहाँ से किसी जो है युक्ति के कारण से इसको आवेश दिया जाएगा और इसे किससे जोड़ दिया जाएगा, धारिता बढ़ाने के लिए अर्ध से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम का संयोजन। इसमें पहला प्लेट, सभी के पहले प्लेट किसी एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं और दूसरे प्लेट क्या होते हैं, किसी दूसरे बिंदु से जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा कि अगर बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर बी है, ठीक है, ए और बी के बीच का विभवांतर बी है, तो जितने भी संधारित्र हैं सब के सिरों का विभवांतर कैसा होगा, बी ही होगा। सब के सिरों का विभवांतर क्या होगा, बी। तो इस प्रकार के संयोजन में सब के सिरों का विभवांतर क्या रहेगा, बी। तो अगर आप इसे आवेशित करते हैं और इस पर आवेश की मात्रा जाती है Q1 प्लस में, तो इस वाले पर क्या होगा, उतना ही -Q1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्लस का होगा तो ये क्या होगा, माइनस का। इसी तरह से अगर इस पर प्लस का आवेश दिया Q2 तो इस पर भी क्या हो जाएगा, आवेश -Q2, और यहाँ पर ही अगर मान लीजिए आवेश Q3 है तो इतना ही आवेश इस पर भी प्रेरित हो जाएगा, -Q3। तो अब की बार क्या होता है, इस प्रकार के संयोजन में आवेश की मात्राएं सब पर अलग अलग होती है, सब पर आवेश की मात्रा अलग अलग होती है। और अगर हम कुल आवेश को जोड़ें तो जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस संयोजन पर जो कुल आवेश है वो क्या है, Q = Q1। आपने आवेश यहाँ से दिया Q कूलाम का आवेश, इसमें गया, इसमें से Q1, इसमें गया Q2 और इसमें गया Q3। ठीक है, तो कुल आवेश कितना हुआ, कुल आवेश कितना हुआ, Q = हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हुआ। ठीक है, अब अगर हम जो है अपनी परिभाषा के अनुसार देखें तो C = क्या होता है बच्चों, Q/V होता है। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C × V। अब इसी फार्मूले से हम Q1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं Q1 बराबर C1 × V,
और Q2 बराबर लिख सकते हैं आप C2 इंटू बी, और Q3 बराबर लिख सकते हैं C3 इंटू डी। ठीक है बच्चों, और इसका मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में अगर रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें तो आ जाएगा Q इक्वल टू, यहाँ पे देखिए C1b प्लस C2b प्लस C3b हो जाएगा, और इसमें से b कॉमन है, इस नाते b को बाहर अगर निकाल लें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब मान लीजिए एक ही समीकरण अगर हो गया ये हमारा दूसरा वाला, अब क्या करते हैं कि इन तीनों के स्थान पर कोई एक संधारित्र ले लें, तीनों के स्थान पर एक संधारित्र ले लें और उसे जो है ए और बी के बीच में जोड़ दें। ठीक है, तो Q कूलाम का उसे आवेश दिया जाएगा, कितना आवेश देंगे हम उसे, वही आवेश Q कूलाम का दिया हमने उसे, एक संधारित्र लिया उसको कितना आवेश दिया, Q कूलाम का आवेश दिया। ठीक है बच्चों, तीनों के स्थान पर हमने कितना लिया, एक ही संधारित्र ले लिया, केवल एक संधारित्र ले लिया। अब एक संधारित्र ले करके उसे हमने क्या किया, इससे जोड़ दिया, ए और बी से जोड़ दिया, और ये कितना आवेश दिया, वही Q कूलाम का आवेश दिया, और इसके सिरों का विभवांतर क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी धारिता क्या है, सी है, तो Q बराबर क्या लिखा जाएगा, C इंटू बी लिखा जाएगा। Q बराबर क्या लिखा जाएगा, C इंटू बी लिखा जाएगा। ठीक है, इसे आप कितना आवेश दे रहे हैं, Q कूलाम का आवेश दे रहे हैं, और इसकी धारिता क्या है, C, और इसके सिरों का विभवांतर क्या है, B है। तो Q बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, C इंटू बी लिखेंगे, जहाँ पर क्या है, C जो हमारा है ये संधारित्र की तुल्य धारिता कहलाएगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, तुल्य धारिता बोलेंगे, जो तीनों के स्थान पर होगा, तीनों के बराबर काम करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए Q बराबर C इंटू बी, तो 2 और 3 की तुलना करें अगर जो, तो यहाँ पर Q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, C इंटू बी लिख सकते हैं, और यहाँ B, और यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ से B कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इस तरह से हमको धारिता मिलेगी। तो अब इसमें देख रहे हैं कि अगर ये 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, तो ठीक है, तो 2 1 3 और 3 ये क्या हो गया 6, तो जो सबसे ज़्यादा वाला था उससे भी ज़्यादा तुल्य धारिता आई है। ठीक है, तो इस प्रकार का संयोजन क्यों किया जाता है, धारिता को बढ़ाने के लिए। जब परिपथ की धारिता बढ़ानी हो तो हम लोग समांतर क्रम का संयोजन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखना है कि समांतर क्रम के संयोजन में क्या होता है, सबका पहला प्लेट किसी एक बिंदु से और दूसरा प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और सब के सिरों का विभवांतर समान रहता है, परंतु सब पर आवेश की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। और इस प्रकार का संयोजन परिपथ की धारिता को बढ़ाने के लिए जो है तो किया जाता है। तो इस नाते जो है हम लोग कैसा संयोजन करते हैं, समांतर क्रम का। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।